फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बियॉन्ड साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें कि हम लोग अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत को आज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, बताते चले कि इसके पहले हम लोग एक वीडियो से पहले कर चुके हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों ने बुक का स्टार्टिंग से यहाँ से देखिए इंट्रोडक्शन से पढ़ा था, और ये क्रियाकलाप 14.1 तथा 2 किए हैं हम लोग। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रश्न का बारी। इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, और तीसरा प्रश्न, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये तीनों क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेंगे और उसके बाद हम लोग ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जिसमें कि जीवाश्म ईंधन के बारे में दिया हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए हुए हम लोग प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग का यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अच्छे ऊर्जा स्रोत के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला है प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में अधिक कार्य करता हो। दूसरा है आसानी से प्राप्त हो सके। तीसरा है आसानी से भंडारण एवं परिवहन हो सके, यानी कि एक जगह हम लोग इसका ढेर सारा स्टोर यानी कि भंडारण एक बहुत सारा मात्रा में एक जगह एकत्र कर सके या रख सके, एवं परिवहन हो सके, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह इसको ले जा सके। तथा चौथा, सस्ता और रख रखाव में आसान हो। प्रश्न नंबर 2 है फ्रेंड्स, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तम ईंधन के निम्नलिखित लक्षण हैं, जिसमें कि पहला है ईंधन का कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। दूसरा है मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। तीसरा, दहन के पश्चात हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करता हो। चौथा है दहन के पश्चात ठोस अवशेष न छोड़ता हो। तथा पाँचवा है यह सस्ता हो एवं रख रखाव में आसान हो। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करेंगे जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता हो, क्योंकि उपयुक्त विशेषता का ईंधन प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न नहीं करेगा और पुनः स्थापित हो जाएगा, जिससे बार बार उपयोग हो सके। तो इस कारण से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस अपने बुक पे के टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। इसमें कि हम लोग का देखिए यहाँ पे चित्र 14.1 दिया हुआ है। भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को दर्शाने वाला वृत्तारेख। यहाँ देखिए वृत्त आरेख के माध्यम से यहाँ पे भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को दिखाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख स्रोतों को यहाँ पे वृत्तारेख से दिखाया गया है, जिसमें कि यहाँ देखिए कोयला को दिखाया गया है रेड कलर से। ये देखिए कोयला का भाग है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ग्रीन कलर से। जल को दिखाया गया है ऑरेंज कलर से। और ये देखिए नाभिकीय ऊर्जा को यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है, तथा पवन ऊर्जा को यहाँ येलो कलर से दिखाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इसके व्याख्या को पढ़ते हैं, और इसमें पॉइंट दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन। इसको हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरह से समझेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का बुक में, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन तथा बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। क्या आप इनमें से कुछ उपयोग बता सकते हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया, बढ़ते हुए उद्योगों में समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी।
इसके कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग में भी आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्मी ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम से की जाती थी। मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी में भी विकास किए गए हैं, परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं तथा अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। यहाँ अनवीकरणीय स्रोत मतलब कि इसको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ये करोड़ों वर्ष में बने हैं। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई, परंतु आज भी हम अपनी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधनों पर बहुत कुछ निर्भरता बनाए हुए हैं। इसको हम लोग चित्र 14.1 में यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, जो कि वृत्तारेख से दिखाया गया है। जीवाश्मी ईंधन को यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, को जलाने की अन्य हानियाँ भी हैं। हमने कक्षा 9 में कोयले तथा पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में सीखा था। जीवाश्मी ईंधन के चलाने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इससे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के ग्रीन हाउस, ये जो पौधर ग्रीन हाउस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, प्रभाव को याद कीजिए। ये हम लोग का क्लास 9th में पढ़ने का था। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, इस पर चर्चा कीजिए। यदि हमें विद्युत आपूर्ति ना मिले, यानी कि हम लोग के घर में जो बिजली का कनेक्शन आता है या हम लोग बोलते हैं कि लाइट आता है, हम लोग को वो ना मिले तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता उस देश के विकास के माप का एक प्रांचल है। इस पे हम लोग सोच सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग के घर में अगर इलेक्ट्रिक नहीं आएगा तो हम लोग क्या क्या नहीं कर पाएंगे, ये खुद सोचना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है जीवाश्मी ईंधन के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विभिन्न तकनीकों द्वारा घटाया जा सकता है। क्या आप यह जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन का गैस स्टोवों, चूल्हों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग होता है। आइए अब हम एक छोटा सा संयंत्र बनाकर इसे कुछ विद्युत उत्पन्न करें और यह देखेंगे कि ऊर्जा को इस सरल एवं उपयोगी रूप से उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना होता है। इसके लिए फ्रेंड्स क्रियाकलाप 14.3 दिया गया है। इसमें दिया गया है, एक टेबल टेनिस की बॉल लीजिए और उसमें 3 झिर्रियाँ बनाइए। धातु की चादर से अर्धवृत्ताकार पंखुड़ियाँ काटिए और इन्हें बॉल की झिर्रियों में लगाइए। धातु का एक सीधा तार लेकर इसे बॉल के केंद्र से होकर गुजारिए तथा फिर तार को धुरी की भांति प्रयोग करके बॉल को किलकित कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि बॉल धुरी पर मुक्त रूप से घूर्णन करे, यानी कि घूम सके। अब इसके साथ कोई साइकिल डायनमो जोड़िए। डायनमो के साथ एक टॉर्च बल्ब संयोजित कीजिए। पंखुड़ियों पर जल की धारा अथवा दाब कुकर में उत्पन्न भाप डालिए। यहाँ चित्र देखिए 14.2 में दिखाया गया। आप क्या देखते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे
हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे इसका व्याख्या में दिया हुआ है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यह हमारा टरबाइन है। सरलतम टरबाइनों का गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन है। गतिशील तरल ब्लेडों यानी कि यहाँ जो पंखुड़ियाँ हम लोग बनाए हैं पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटरों की पंखुड़ियों को एक गति देनी होती है ताकि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनमो के शाफ्ट को घुमा दे। विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जो आज के परिदृश्य में एक आवश्यकता बन गई है। डायनमो को शाफ्ट को घुमाने के विभिन्न ढंग हो सकते हैं, परंतु किस ढंग को अपनाया जाए यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित अनुभागों में हम यह देखेंगे कि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रियाकलाप जो मैं जिस तरह से यहाँ देखिए टेनिस बॉल में धातु की पंखुड़ियाँ इस तरह से यहाँ पे घुमाना है। ये डायनमो लगाया गया है, विद्युत बल्ब है और ये दाब कुकर है, यहाँ उष्मा दिया गया है और इसमें भाप नली से यहाँ पे टेबल टेनिस बॉल को धातु की जो पंखुड़ियाँ है इसे घूमेगी और डायनमो से निकलते हैं ये जो विद्युत बल्ब है जो जल उठेगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है। ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए एक यहाँ पे मॉडल प्रस्तुत किया गया है। आगे दिखाया गया है फ्रेंड्स तापीय विद्युत संयंत्र। इसमें दिया गया है विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इस तरह से बड़े बड़े टैंक में पानी उबाल के फ्रेंड्स डायनमो यानी कि टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे कि बिजली उत्पन्न होता है और उससे जो है विद्युत संयंत्र जो है या संयंत्र कल कारखाने जो है काम करते हैं। तो ये तापीय विद्युत संयंत्र यहाँ पे हम लोग का हुआ। आगे दिया हुआ है जल विद्युत संयंत्र। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थिर जल की स्थितिज ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। चूँकि ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग क्षितिज ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंध किया गया है। पिछली शताब्दी में सारे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए, जैसा कि हम चित्र 14.1 में देख सकते हैं। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों यानी कि कृत्रिम झीलों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। देखिए यहाँ चित्र
14.3 ये देखिए जल विद्युत संयंत्र का व्यवस्था दृश्य यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जल कपाट है, यानी कि यहाँ पे एक किवाड़ के जैसा होता है, इसको बंद और खोल किया जा सकता है। ये जलाशय है, नदी है। और इधर देखिए ये इधर नदी है, ये पावर लाइन है और ये पावर हाउस जनित्र है। यहाँ पे जब पानी आता है तो ये टरबाइन का ये जो चक्का है ये घूमने लगता है, इसका ब्लेड जो है घूमने लगता है और इससे विद्युत का उत्पादन होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है चूँकि हर बार जब भी वर्षा होती है जलाशय पुनः से भर जाते हैं, इसीलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी कि ये बार बार मतलब कि नवीकरणीय मतलब कि नया हो जाता है, पहले खाली हो गया फिर भर गया तो मान लेते हैं नया हो गया। इस तरह से हम लोग नवीकरणीय याद रख लेंगे, इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। अतः ऐसे याद रखें कि जब नया हो गया तो फिर से हम लोग यूज कर लेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। अतः हमें जीवाश्मी ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती, परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी है। बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है तथा इनके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण में बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण में विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि फ्रेंड्स, बांध बनाने के लिए ज़मीन चाहिए और जो ज़मीन है उसमें किन्हीं का घर होगा तो उसके बदले उनको संतोषजनक पैसा या दूसरे जगह ज़मीन दिया जाएगा। वहाँ पे जो वनस्पति होगा, कृषि योग्य भूमि होगा, सब जलमग्न हो जाएगा, सब सड़ गल के मीथेन गैस उत्पन्न करेगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण तथा नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजनाओं का विरोध इसी प्रकार के समस्याओं के कारण ही हुआ था। ये फ्रेंड्स हम लोग को ज्योग्राफी में जो बांध परियोजना है वो पढ़ना है, तो इसी तरह से कहीं कहीं इसका विरोध भी होता है। आगे हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक बटन हिट करें और कमेंट करके हमें कमेंट करें कि आपको वीडियोज़ कैसा लगता है और आप किस तरह का वीडियोज़ देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।